आज पढ़ते हैं भौतिकी में अवकल गणित का उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में हम अवकलन करना सीख चुके। आज हम भौतिकी में इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है देखते हैं। चलिए देखते हैं। एक सवाल है, ये एक प्रश्न है जो हमें अवकलन के माध्यम से हल करना है। प्रश्न है, कोई कण एक सरल रेखा में गतिमान है और किसी समय t पर इस कण द्वारा चली गई दूरी संबंध x बराबर 4t² + 2t इसके द्वारा दी जाती है। हमें पता करना है t बराबर 1/2 पर कण का वेग कितना होगा। वेग की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं। वेग माने एक दिए गए समय अंतराल में कण द्वारा चली गई दूरी। तो यहाँ पर कण की स्थिति में जो परिवर्तन होगा, मतलब कण की स्थिति में परिवर्तन की दर यदि हमें ज्ञात हो जाए तो वो हो जाता है कण का वेग। और कण की स्थिति में परिवर्तन की दर कैसे निकालेंगे? स्थिति का समीकरण दिया है, ये समय t के सापेक्ष इसकी स्थिति बदलती है। तो यदि t के सापेक्ष इस समीकरण का अवकलन कर दिया जाए तो वो आपका वेग हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम वेग ज्ञात करते हैं कि वेग कितना होगा। तो पहले लिख लीजिए क्या समीकरण दिया है। दिया है x बराबर 4t² + 2t। अब t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो स्थिति में परिवर्तन की दर निकल जाएगी, वही होगा इस कण का वेग। इसीलिए कण का वेग v बराबर dx/dt। तो dx/dt लिख दिया। x का मान यहाँ रख दीजिए, d/dt। x का मान है 4t² + 2t। अब इसको हम अवकलन करते हैं तो हमें मिल जाता है 8t + 2। 4t² का अवकलन किया, 4 × 2 8t, और t का अवकलन 1 तो 2 × 1 2। तो ये आपको वेग मिल चुका। किसी समय t पर कण का वेग इतना होगा। हमें बताना क्या है? समय t बराबर 1/2 पर कण का वेग बताना है। तो वेग का समीकरण निकल गया। यहाँ t का मान 1/2 रख देते हैं तो कण का वेग मिल जाएगा। तो अब आगे बढ़े। t बराबर 1/2 पर, तो v बराबर 8 गुणा t का मान रखा 1/2 धन 2। इसको सरल करते हैं तो ये मिलता है 4 धन 2 माने 6। क्योंकि इस प्रश्न में कहीं पर भी कोई इकाई नहीं दी है, कोई मात्रक नहीं दिया है, इसलिए इसका भी मात्रक हम कुछ लिखेंगे नहीं। केवल इतना लिख सकते हैं कि कण का वेग 6 मात्रक है। तो उत्तर लिख लीजिए। अतः t बराबर 1/2 पर कण का वेग 6 मात्रक है। इस प्रकार हम कण का वेग ज्ञात कर सकते हैं। एक प्रश्न और देखते हैं। प्रश्न है, यदि y बराबर 9x³ - 12x + 2 हो तो x के किस मान के लिए y का मान अधिकतम व किस मान के लिए न्यूनतम होगा। ये जो अधिकतम और न्यूनतम मान है ये भी हमें ज्ञात करने हैं। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिए, अधिकतम या न्यूनतम मान के लिए dy/dx 0 होता है। ये जो dy/dx है ये प्रथम अवकलज कहलाता है। यदि हम उत्तरोत्तर अवकलन करते जाएं तो हमें पहला अवकलज, फिर दूसरा अवकलज,
तीसरा अवकलज, इस प्रकार से अलग अलग अवकल गुणांक प्राप्त होते जाते हैं। तो ये जो अधिकतम और न्यूनतम मान लिखा है, इसके लिए प्रथम अवकलज 0 होता है, मतलब dy/dx 0 होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, ये नोट कीजिए। अधिकतम या न्यूनतम मान के लिए dy/dx ये होता है 0। ये है आपका पहला महत्वपूर्ण बिंदु। फिर दूसरा बिंदु है कि अधिकतम कब होगा और न्यूनतम कब होगा, इसको कैसे पहचानेंगे। इसको पहचानने का तरीका है कि आप देखिए द्वितीय अवकलज को। यदि द्वितीय अवकलज पॉजिटिव मिलता है, यदि धनात्मक मिलता है तो न्यूनतम वैल्यू देगा फलन, और यदि आपका सेकंड डेरिवेटिव ऋणात्मक है तो वहाँ पर अधिकतम मान होगा। तो यहाँ पर देखेंगे d2y/dx², इसको कहा जाता है द्वितीय अवकलज। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d/dx dy/dx। यदि ये आपका पॉजिटिव मिलता है, यदि ये मान पॉजिटिव मिला, तब फलन का मान न्यूनतम होगा। और तीसरी, यदि यही मान नेगेटिव मिलता है, सेकंड डेरिवेटिव ये यदि नेगेटिव मिलता है, तब फलन का मान अधिकतम होगा। ये इस प्रश्न को हल करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट बिंदु है। इन तीनों बिंदुओं का उपयोग करते हुए इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले लिख लीजिए क्या हमको प्रश्न में दिया है। दिया है y बराबर 9x³ माइनस 12x प्लस 2। अब x के सापेक्ष अवकलन करते हैं dy/dx। dy/dx y का मान रख दीजिए 9x³ माइनस 12x प्लस 2। अवकलन करें तो अवकलन करने से ये हो जाता है 27x² माइनस 12। इतना मिल गया आपको प्रथम अवकलज। अब न्यूनतम या फिर अधिकतम, इन दो मानों के लिए प्रथम अवकलज 0 होता है। तो इसको लिखें, चूंकि न्यूनतम या अधिकतम के लिए dy/dx बराबर 0। अब dy/dx क्या निकाला आपने, 27x² माइनस 12। तो इसको यहाँ पर रख देते हैं। तो ये मान यहाँ रखा तो ये हो गया 27x² माइनस 12 इक्वल 0। सरल करें, 27x² ये बराबर हो गया इतना। अब x² बराबर 27 को ट्रांसफ़र कर दीजिए 12/27। इसको सरल किया जा सकता है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो x² बराबर 4/9। तो x बराबर क्या मिलेगा आपको, धन ऋण 2/3। x वर्ग बराबर 4/9 है, तो x बराबर धन ऋण 2/3। तो एक मान धनात्मक होगा 2/3 और दूसरा मान x का ऋण 2/3 होगा। तो यहाँ x के दो मान मिले, x बराबर 2/3 या ऋण 2/3। ये दो मान हमको x के प्राप्त हुए। इसमें से एक मान फलन के लिए मैक्सिमम वैल्यू देगा और दूसरा मान फलन की मिनिमम वैल्यू देगा।
अब देखते हैं कि इन दोनों मानों में से कौन सा मान अधिकतम मान देता है और कौन सा मान न्यूनतम मान देता है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, द्वितीय अवकलज याद कर लीजिए। अब d2y बाय dx² बराबर, इसका मतलब होता है dy बाय dx का फिर से अवकलन करना। तो dy बाय dx ये आपने याद किया, यहाँ रख दीजिए 27x² माइनस 12। अब इसका अवकलन करते हैं तो ये मिल जाता है आपको 54x। अब इस मान में ये जो सेकंड डेरिवेटिव मिला, इस मान में ये दो मान रखते हैं। यदि पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी तो इसका मतलब फलन न्यूनतम मान देगा, यदि नेगेटिव मिलता है तो फलन अधिकतम मान देगा। इसको आप समीकरण क्रमांक 1 बोल दीजिए। अब x बराबर 2/3 हम रखते हैं यहां। अब x बराबर 2/3 समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं तो d2y बाय dx² बराबर 54 इंटू कितना x माने 2/3, 2/3। इसको सरल करें तो ये हुआ 18 गुणा 2 माने 36। ये कैसा मान है, ये एक धनात्मक मान है। तो मतलब हमें सेकंड डेरिवेटिव मिलता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जब होता है तब मान आपका न्यूनतम होगा। तो x बराबर 2/3 के लिए सेकंड डेरिवेटिव धनात्मक है, इसलिए फलन इस मान के लिए न्यूनतम होगा। अब ये न्यूनतम मान कितना है ये पता करते हैं। यहां लिख दीजिए, चूंकि ये पॉजिटिव है अतः x बराबर 2/3 के लिए फलन न्यूनतम होगा। अभी न्यूनतम मान ज्ञात करते हैं। अब फलन का न्यूनतम मान, तो y बराबर जहां जहां x है वहां वहां 2/3 रख दीजिए। y बराबर 9 गुणा 2/3 की घात 3 ऋण 12 गुणा 2/3 धन 2। इसको सरल करें, 9 गुणा 2 की घात 3 8, फिर 3 की घात 3 27 ऋण, ये सरल कर देते हैं तो 4 गुणा 2 मिलता है धन 2। इसे सरल करें, 9 और ये 27 भाग दिया, यहाँ 3 आ जाएगा, 8/3 ऋण 4 गुणा 2 8 धन 2। 8/3 ऋण 8 धन 2, ये हो गया 6। अब इसको सरल करते हैं, नीचे 3 हो गया, ऊपर 8 ऋण 3 गुणा 6 18, मतलब ये मिलता है ऋण 10/3। ये क्या है, y का न्यूनतम मान है, y मिनिमम ये मिला आपको ऋण 10/3। अब ज्ञात करते हैं अधिकतम मान। कौन सा मान बच गया, ऋण 2/3 बच गया। अब इसे रखिए सेकंड डेरिवेटिव में, फिर से वही काम करते हैं। अब x बराबर ऋण 2/3 समीकरण 1 में रखने पर रखिए। समीकरण 1 क्या है, यह है समीकरण 1। सेकंड डेरिवेटिव d2y अपॉन dx² बराबर 54 इंटू x का मान रखना है ऋण 2/3। अब इसे सरल करते हैं तो ये मिलता है ऋण 36। ये कैसी वैल्यू है, ये एक ऋणात्मक मान है। चूंकि ये ऋणात्मक मान है अतः फलन अधिकतम होगा। तो लिख लीजिए यहाँ पर
अतः फलन का मान x बराबर -2/3 के लिए अधिकतम होगा। अब इस अधिकतम मान को ज्ञात कीजिए। न्यूनतम मान ज्ञात हो गया, अब अधिकतम मान ज्ञात करते हैं। अब फलन का अधिकतम मान y बराबर 9 गुणा -2/3 की घात 3 ऋण 12 गुणा -2/3 फिर आगे धन 2। अब इसको सरल करें। 9 गुणा -8/27, यहाँ पर ऋण की घात 3 है तो ये ऋणात्मक होगा। फिर ये ऋण और ये ऋण ये मिलकर हो गया धन। सरल करें, यहाँ 4 आ जाएगा, 4 गुणा 2 धन 2। इसको सरल करते हैं तो ये मिलता है ऋण 8/3 धन 4 गुणा 2 8, 8 धन 2, तो ऋण 8/3 धन 10। सरल करते हैं, ऋण 8 धन 30/3, 30 और ये ऋण 8 सरल किया तो ये मिल जाएगा आपको 22/3। तो यहाँ पर ये जो y का मान मिलता है ये आपका मैक्सिमम मान है, मतलब महत्तम या फिर अधिकतम मान है। तो इस प्रकार हम किसी फलन का अधिकतम और न्यूनतम मान कब होगा ये ज्ञात कर सकते हैं। अब कुछ होमवर्क के लिए सवाल, इसको नोट कीजिए। तो आपका होमवर्क है, पहला सवाल, एक कण सरल रेखा में गतिमान है, किसी समय t पर कण द्वारा चली गई दूरी निम्न संबंध द्वारा दी जाती है और वो संबंध है x बराबर 6 धन 3t धन 2t घन। तो आपको ज्ञात करना है t बराबर 2 पर कण का वेग कितना होगा। और फिर दूसरा प्रश्न, यदि y बराबर x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 9 हो तो x के किस मान के लिए y का मान अधिकतम होगा और किस मान के लिए न्यूनतम होगा। और ये जो अधिकतम और न्यूनतम मान है ये भी आपको ज्ञात करने हैं। तो ये दो प्रश्न आप सरल करें।